नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब बात कुछ ऐसी है नाजरीन के FDI में गिरावट आई है और हर डॉक्टर मर्ज़ का एक मुख्तलिफ इलाज बता रहा है, अलामात बता रहा है और वजूहात बता रहा है। दरअसल बात यह है कि कारोबार के मुतल्लिक मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा देखो बेटा, पैसा खुद ब खुद मुनाफे के पीछे भागता है, जैसे पानी अपना रास्ता खुद निकालता है, पैसा अपना रास्ता खुद निकालता है। खैर, उन्होंने जो बताया मुझे मेमनी में ही बताया, वो आप लोगों को शायद वैसे समझ में ना आए, क्योंकि उर्दू में कभी कभार वो बात सही से अपनी जगह पर टिकती नहीं है जो उन्होंने अपने मखसूस अंदाज में बताया। बिल्कुल जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पंजाबी में चंद कही हुई बातें कभी भी उर्दू में ट्रांसलेट नहीं की जा सकती। तो ये कारोबार की एक बात उन्होंने बताई। फिर उन्होंने दूसरी एक चीज़ मुझे बताई बड़ी अजीब सी, और उससे मैंने जो अखज़ किया वो ये था कि पैसे का कोई दीन ईमान नहीं है, पैसे वाले का हो सकता है, और पैसा जेब से निकल गया तो वो फिर आपका नहीं रहा। भले ये जो वेस्ट वाले कहते हैं ना कि साहब अक्रूअल बेस्ड अकाउंटिंग है, फ़लाँ है फ़लाँ है, तो वो जो उसूल मैंने उनसे सीखे, उन्होंने कहा कि पैसा जो अपनी जेब में वो अपना है, जो दूसरे के पास है वो तुम्हें मिल जाए तो अच्छा है, और उसको लेकिन गिनने से पहले जो है वो अपना सिस्टम रखो। खैर, उनका अपना इशू था। आज तो दुनिया के अंदर कारोबार करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। और फिर ये बात कि पैसा मुनाफे के पीछे भागता है, फिर बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि पैसा रिश्ते भी मजबूत करता है, कभी कभार कच्चे भी कर देता है। और ये तो आपको याद ही होगा कि पहले दुकानों में लिखा होता था कि उधार रिश्तों की काट है। तो खैर एनीवे, हालात वाक़यात मामलात बदल जाते हैं। हम कहते हैं कि हमारे मुल्क में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए आपको फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स को समझना ज़रूरी है। मेरा इल्म तदरीस से ताल्लुक़ है। इस दफ़ा अजीब व गरीब किस्म का इन्होंने मुझे मौजू दिया। बोला आप नौजवान बच्चों को इंटरनेशनल बिज़नेस और आलमगीरियत यानी ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ाएं। मैं सोच में पड़ गया, क्योंकि आज तक पाकिस्तानी होने के नाते हमें कभी बताया ही नहीं गया कि दुनिया क्या सोचती है। पाक स्टडीज़ के अंदर जो फजूल बकवास लिखी है उसमें यही लिखा है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा बेहतरीन हम ही हैं और सारी दुनिया साजिशी और गंदी है, सब ने हमारे ख़िलाफ़ साजिश की है, हम बने तो हमारे पास कोई वसाइल नहीं थे। तो यानी जापान दूसरी जंग अज़ीम के बाद तबाह हो गया, उसके पास कोई वसाइल नहीं थे, वो आज इतनी बड़ी मईशत कैसे बन गया? जर्मनी जो था वो दूसरी जंग अज़ीम के बाद तबाह हो गया, वो कैसे बन गया? बरतानिया के ऊपर इतनी बमबारी हुई, इतनी तबाही हुई, वो कैसे बन गया? पर हमें ऐसा बताया जाता है 1947 के बाद हमारे पास कुछ नहीं था, इसलिए आप इन हालात में हैं। तो आप ख़ुद मुझे बताइए कि क्या ये फजूल बातें नहीं हैं जो हमारी किताबों में लिखी हुई? FDI गिरी है। शोबा इन्वेस्टमेंट जब भी होता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि किसी ऐसे ताजिर सनतकार को बुलाऊँ जो कि आलमगीरियत और इंटरनेशनल बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट के एटमॉस्फेयर को अच्छे से समझता हो। इसीलिए मैंने आज दावत दी है परवेज़ हारून मद्रास वाला साहब को, और इनका तारुफ में मुख्तसर यही कहता हूँ कि तिजारती और सनतकारी बात जब भी हो, सरमायाकारी की बात जब भी हो, तो कराची में और पाकिस्तान में इनका नाम कहीं ना कहीं सामने ज़रूर आता है। चाहे ऑस्ट्रेलिया का ज़िक्र आए, चाहे दुनिया के और दीगर ममालिक का ज़िक्र आए, चाहे इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन का ज़िक्र आए, हर जगह पर इनका नाम वाज़े होकर सामने आता है और ये इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, इसीलिए आज इनको मदऊ किया। वेलकम करता हूँ सर आपको। शुक्रिया अली भाई। वैसे तो तवील हो जाती बात, लेकिन परवेज़ हारून मद्रास वाला साहब चैलेंज में सुनिया। FDI गिर गया, हर आदमी अपनी मर्ज़ी से वजह बता रहा है, लेकिन आपने हमेशा कारोबारी वजह बताई। आपने कहा देखो, कारोबार पे बैठने वाला शख्सी कारोबार के मुतालिक बता सकता है। ये सब जो वजूहात बताते हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तूफ़ान कराची आने वाला था, फिर आया कभी नहीं, तैयारी उसकी कर ली। तो आप ज़रा बताइए कि FDI या FDI छोड़िए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी किस तरह, और अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही? जी देखें, आपने शुरू में इंट्रोडक्शन में बहुत सी अच्छी बातें बता दी, और उस पर कुछ ऐसी बातें थी कि जो FDI से रिलेट करती हैं। दूसरा, आपने ये भी बताया कि जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे ना अपने हालात को सुधारना, तो उस वक्त तक कोई आपका वो हाथ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही चाहते नहीं हैं। तो FDI के बारे में तो मैं आपको ये कहूँगा कि पहले तो जो आपके लोकल इन्वेस्टर हैं ना,
पहले तो आप उनको कॉन्फिडेंस में लें। जब तक आपके देखें ना एफडीआई कैसे आती है, एफडीआई ऐसे नहीं आता कि गोरा आके ना तो यहाँ आके बैठ जाएगा और आपकी जो है ना चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर देगा। गोरा जो एफडीआई लेके आता है ना वो एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, एक आती है जॉइंट वेंचर की इन्वेस्टमेंट आती है, एक आती है कि वो आपके बिजनेसमैनों के साथ ट्रेड करता है और उनको क्रेडिट पे सामान देता है। ये 3 तरह की जो है ना ये ट्रेड रिलेशंस होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तीनों जो है ना, ये तीनों आजकल पाकिस्तान के अंदर जो है ना तीनों ने हाथ उठाए हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो क्रेडिट रेटिंग है ना एक तो वो डाउन है, दूसरा क्या है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से जो हालात चेंजेस हो रही हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो है ना बातें सामने आ रही हैं वो दुनिया देख रही है। इसके बाद आपका इंटरेस्ट रेट आप देख लें, इसके बाद आपकी करेंसी की जो है ना जो हालत है कि आज कभी 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, ये इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है कि जैसे कोई बात ही नहीं है। देखें, जब तक आपकी करेंसी स्टेबल नहीं होगी ना तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर है ना आपके यहाँ $1 की भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है कि उसका $1 जो है ना आते के साथ ही वो चाहते हैं कि भाई हमारा डॉलर काम करना शुरू कर दे। यहाँ तो $1 इन्वेस्टमेंट करेगा, पता चला कि वो 2 महीने के बाद जो है ना वो 20% वो डिप्रिशिएट हो गया, तो वो तो अभी कहते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, काम तो कुछ नहीं किया, वो 20% तो वैसे ही नुकसान हो गया। अच्छा, लेकिन मुझे बताएं ना, प्रोजेक्ट लाइफ तो 5 से 10 साल होती है, तो प्रोजेक्ट कौन लगाएगा? प्रोजेक्ट फाइनेंस करने वाला या जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर होगा कहेगा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन के दौरान मेरा सारा पैसा जाया हो जाएगा। नहीं, देखें, ये एक तो देखें, यही बात पहले भी मैंने आपको बताई है आपके प्रोग्राम में कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर है बाहर, या जिसको भी आप बाहर से कहते हैं कि भाई हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, इतनी बड़ी हमारी पॉपुलेशन है, इतनी हमारी कंजम्पशन है, आप यहाँ आके प्रोजेक्ट लगाएं और यहाँ आके बिजनेस करें, तो वो ये कहता है कि भाई मुझे स्टेबल आपकी जो है ना इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए। ये क्या है कि आप जो है ना हर 3 महीने के बाद जो है ना नया बजट लेके आते हो, हर साल नया बजट लेते हो, बल्कि हर 3 महीने के बाद ही नया बजट आता है, क्योंकि बजट अनाउंसमेंट के बाद जो है ना चेंजेस भी आती रहती हैं। हम एक साल जो बजट आता है उसको तो हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उसको अभी तक हमने पूरा समझा नहीं है, तो अगले साल नया बजट आ जाता है। अच्छा, और बजट में यस तमाम अवामिल तब्दील हो जाते हैं बहुत से ना, वो सारा जो सिस्टम है ना पूरा चेंज हो जाता है, पूरी उसकी जो है ना बिजनेस की जो सेंसिटिविटी है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो आपने प्लानिंग की होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और उसका क्या होता है कि वो जो इन्वेस्टर होता है ना वो डर जाता है, वो कहता है कि यार यहाँ तो कोई इकोनॉमिक स्टेबल पॉलिसी नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो बाहर वाले आपसे डिमांड कर रहे हैं, एक तो ये कह रहे हैं कि स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, आपका अगर बजट हो ना 5 साल या 10 साल के लिए कोई पॉलिसीज़ हो, ठीक है, आज जो टैक्स लगाए यार छोड़ दो कि भाई हमने इसको 10 साल तक फ्रीज कर दिया, 5 साल तक फ्रीज कर दिया, मगर ऐसा कहाँ है कि भाई आप मल्टीपल टैक्सेस थोपते रहो बिजनेसमैन के ऊपर और बिजनेसमैन को बोलो कि यार बिजनेस करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये किस तरीके से, ये कौन सी पॉलिसी है? ये कौन कहता है कि इस तरह से जो है ना बिजनेस आगे बढ़ सकता है? ये कैसी पॉलिसी है कि आप जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर मल्टीपल टैक्सेस इतने लगा दो कि वो जो सैलरीड क्लास है ना वो दब जाए। अगर वो दब जाएगा तो वो क्या है कि वो आपकी जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो पैसा खर्च नहीं करेगा, पैसा खर्च नहीं करेगा तो आप किस तरीके से आपकी जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन परवेज साहब, क्राइसिस देखें इस मुल्क के अंदर कि ये मुल्क का क्राइसिस ये है कि पहले अपर और अपर मिडिल क्लास भी परेशान नहीं होती थी, अब मैं आपको बताऊं अपर और अपर मिडिल क्लास के लोग भी कहना शुरू हो गए हैं कि इस मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन है, जो किचन या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, दे आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ये कौन बता रहे हैं? अपर क्लास, जो आपके मतलब डिफाइंड आपके मुल्क के नॉर्म्स के हिसाब से। दैट मीन्स द इशू एग्जिस्ट्स। आई कैन अश्योर यू दैट थिंग्स लाइक कुकिंग ऑयल, थिंग्स लाइक फ्लावर, राइस, मिल्क, these are comparable to Western countries and our salaries are around 1/10 of what they are getting. आप अपनी खुद देखो पर कैपिटा जीडीपी और आप कंपेयर करो डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, और आप अपना इन्फ्लेशन रेट देखो। आई मीन ओपन योर आईज इन एंटिसिपेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। बहुत सारे 5-star होटल्स पाकिस्तान में आ रहे थे। These were not for local people. There was one that was coming in Clifton. There was another that was coming within the compound of the red zone near the Chief Minister House. I'm not naming places. There's so many resorts were being built. So much entertainment and recreation facilities were being developed throughout Karachi and Pakistan, including golf clubs, and a large chain of hotels were coming in. But then suddenly
As Musharraf went away, things came to a halt. अब बात यह है कि परवेज़ मद्रास वाला साहब, अगर कोई भी फॉरेनर आपके मुल्क में आता है, ज़ाहिर बात वो आपके कल्चर के साथ इतनी जल्दी एक्लेमेटाइज नहीं हो सकता, वो अपने कल्चर से आया है, थोड़ा अपने आप को एडजस्ट करें। चिड़िया तक को अगर अपनी तरफ माइल करना होता है, थोड़ा दाना डालना पड़ता है, कुछ उसकी ज़ुबान में चू चू करनी पड़ती है। तो हम इस तरह से भी तो कोई अट्रैक्शन क्रिएट करें। आफ्टर ऑल आपको पता होगा मिडिल ईस्ट में भी, इवन दुबई में जो इन्वेस्टमेंट आई है, पहले टूरिस्ट आया, उसने देखा अरे भाई बड़ी अपॉर्चुनिटी, फिर उसने पैसा लगाया। तो आप भी ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट करें, क्या है जी? देखिए, ये जो इन्वेस्टमेंट है ना टूरिज़्म का, हाँ, और होटलिंग का, और जो दूसरी इस तरह की जो टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना, पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है। देखें, आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, दूसरा करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, दूसरी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ टूरिज़्म को ही प्रमोट कर देना, हमारा गंधारा कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर है, हाँ, हमारे पास टेक्सिला है, आप उसको ही इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमारे पास बीचेस इतने खूबसूरत हैं, आप बीचेस को डेवलप करना पड़ेगा। आप देखें वहाँ चले जाएं, उधर टर्की में अंटालिया चले जाएं, आप देखें इतने ब्यूटीफुल बीचेस हैं, उन्होंने इतना डेवलप किया, दुनिया जाती है। लेकिन मौसम हमारा ज़्यादा अच्छा है बाय द वे, पाकिस्तानी हमारे 12 महीने आप बीच पे जा सकते हैं। बिल्कुल, तो आप उसको वहाँ डेवलप करें। आप देखें ना, अगर फॉरेन इन्वेस्टर आता भी है यहाँ पाकिस्तान में, अगर वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करता है, देखें तो वो क्या करेगा, जो भी गोरा आएगा उसको अपना अनवाइंड करने के लिए कोई ना कोई तो उसको एंटरटेनमेंट चाहिए ना, उसको बीच रिजॉर्ट चाहिए। आप एक बता दें, हमारे पास एक बीच रिजॉर्ट है जहाँ वो जाके अपने आप को जो है ना 2 दिन रिलैक्स कर सके। वो क्या करेगा कि यहाँ काम करेगा और पैसा जाके खर्च करेगा दुबई में, अनवाइंड करेगा 2 दिन वहाँ, तो हमें क्या फ़ायदा। तो आप तो पहले उसके लिए ये फैसिलिटी तो बनाएं, आप दिखाएं तो सही मुल्क दुनिया को कि भाई आपने यहाँ क्या चीज़ें फैसिलिटेट कर रहे हैं उनको। In my childhood, I saw, and you're also a young man, I saw that these 5-star, 4-star hotels in Karachi used to house foreigners, and they used to be walking the streets of Sadr. I saw this. ये ज़ैनब मार्केट जाते थे, एल्फी जाते थे, एल्फिंस्टन स्ट्रीट, जो लोग कराची से वाकिफ हैं, अब ज़ेबिनुसा स्ट्रीट कहते हैं उसे। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कोऑपरेटिव मार्केट जाते थे, they used to buy these small, you know, artwork kind souvenirs they used to buy. Right now I can assure you, I have for so many years, I go to Sadr all the time, I have not seen a foreigner. नहीं, अभी आप अगर किसी भी होटल में चले जाएं तो यू हार्डली सी एनी फॉरेनर। कराची में तो स्पेशली, कराची में तो आपको नज़र नहीं आते, बहुत कम नज़र आते हैं। आप लाहौर चले जाएं, सांबा चले जाएं, फैसलाबाद में भी दिख जाते हैं आपको, आपको कुछ नज़र आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ अभी भी जो है ना वो जो फैसिलिटी अच्छी हैं, वहाँ उनको पीसफुल है, रिलेटिवली, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, पीसफुल है, सफाई, साफ सफाई, ये वो सारी चीज़ें हैं, रोड नेटवर्क अच्छा है, तो उनको वहाँ अच्छा लगता है, और वहाँ के बिजनेस एनवायरनमेंट भी कराची से मुख्तलिफ हैं। तो बात दरअसल ये कि देखें, एक तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो है ना वो बहुत ही नेगेटिव जा रही है, माइनस जा रही है। अब तो जो है ना फॉरेनर्स आपसे जो बिज़नेस करते हैं ना कारोबार को, वो आपकी एलसी भी जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपकी एलसियाँ भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसका मतलब ये है कि जब आपकी एलसीज जो है ना वो आपके बैंकर की वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो वो आपसे यहाँ इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे। तो पहले तो आपकी जो है ना क्रेडिट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, आपको आपका जो करेंसी है ना वो कारोबारी आदमी है ना, वो स्टेबल, कारोबार के हिसाब से बताएंगे, वो स्टेबल करना चाहिए। आपको जो है ना फॉरेनर्स के लिए आपको फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी, और फिर आपको लोकल इन्वेस्टर है ना उनको आपको इतना फैसिलिटी करनी पड़ेगी कि वो बताएंगे दुनिया को कि हाँ भाई देखो हमने ये चीज़ें करी। आपकी लोकल इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी तो बाहर वाला भी आके देखेगा कि यार अगर लोकल इंडस्ट्री इतनी फ्लरिश कर रही है, लोकल बिजनेसमैन इतना फ्लरिश कर रहा है, तो मैं क्यों इनके साथ हाथ नहीं जोड़ लूँ, मैं क्यों अपना पैसा इनके साथ लगा के और उस बिजनेस को और बड़ा बनाऊं। फिर आपकी टैक्सेशन पॉलिसीज आपकी ऐसी होनी चाहिए कि भाई वो भी पैसा कमाए और लोकल इन्वेस्टर भी पैसा कमाए, और वो फिर पैसा कमा के री इन्वेस्ट करें यहाँ। अच्छा, लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये लोग कहते हैं ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पाकिस्तान, आई कैन अश्योर यू इन डेवलप्ड कंट्रीज द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज मच हायर। उनके यहाँ कारोबार करना बहुत आसान है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना, डॉक्यूमेंटेशन करवाना इज नथिंग। मतलब ऑब्वियसली दे आस्क फॉर अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बट इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू जस्ट स्टैंड इन लाइन एंड गेट योर थिंग्स डन।
आपके मुल्क में सर कागज़ हासिल करने में ही इतना टाइम लग जाता है, बंदा ख्वार हो जाता है। आप मुझे बताएं, दुबई में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो है ना एक दिन या 2 दिन में हो जाता है। और प्रॉपर्टी ऑफिस में ही होती है, वहीं के उनके ऑफिस में कर लो। दुबई में कंपनी जो है ना, आप 2 दिन में कंपनी खोल सकते हैं। तो देखिए इस तरह की जो है ना, आपको लोगों को फैसिलिटेट करना पड़ता है, और फिर लोगों का ट्रस्ट होता है। जब ट्रांसपेरेंसी होती है ना, आपकी ज़मीन की एक वैल्यू होती है ना, उसकी भी ट्रांसपेरेंसी होती है। तो ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, हमारे यहाँ इतना पेचीदा क्यों है? हमारे यहाँ कोई ज़मीन परचेस करता है, उसकी 3 तो वैल्यू होती है। डीसी का रेट अलग होता है, कमिश्नर का रेट अलग होता है, फिर उसकी एक्चुअल वैल्यू अलग होती है। अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर आता है, बोलता है मैं किस रेट में भाई अच्छा, एक और मज़े की बात बताऊं आपको, ये लैंड परचेज बोला था लोकल इन्वेस्टर्स ने कि सबसे मुश्किल काम है, वेरी एक्सपेंसिव। मज़े की आपको बात बताता हूँ, दिस टाइम द टैक्सेस आर सो हाई दैट पीपल आर पुलिंग आउट देयर मनी लाइक क्रेजी फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट। Do you think it makes any sense? The amount of taxes that they are going to put on this आपने industry? कहा है कि भाई आप ज़मीनों की खरीदो फरोख्त पे इतने टैक्सेस लगा दिए। सुना है ना आपने, वो जो भी बताया है इन्होंने। तो देखें ना, बेसिक तो जो रियल एस्टेट होती है ना, देखें मैं आपको पहले भी आपके बता, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो आपकी 70 इंडस्ट्रियाँ चलाती है। आपकी रियल एस्टेट अगर खरीदो फरोख्त होती है ना, तो उससे क्या होता है कि आपकी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है। आपका इन्वेस्टर जो होता है ना, वो इन्वेस्ट करता है, अगर वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में इंडस्ट्री का प्लॉट लेता है, तो देखें वो किसी मकसद से ले रहा है, वो कोई वेयर हाउस बनाएगा, कोई इंडस्ट्री बनाएगा, आपकी मशीनरी इंपोर्ट होगी। कितनी, एक तो देखें ना, हमारे पास तो लोहा इतना महंगा हो गया है, अगर आप एक ज़मीन ले भी लेते हैं, एक तो ज़मीन की। अच्छा, आई वॉज वेरी प्लीज्ड क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में लोहा गिरा, इन्होंने बोला डॉलर गिरेगा, लोगों ने सुक्का सांस लिया कि अब जो है सरिया सस्ता हो जाएगा। माइंड यू, 2 दिन नहीं गुजरे, डॉलर इज क्लाइंबिंग अगेन। आई डोंट नो इवन इफ स्टील बिकम्स चीप इन दी, ये जो ये हमारे यहाँ नहीं कहते ट्विस्टेड रीबार है या जो भी, लेकिन इसकी कॉस्ट जो है ये इतनी बढ़ जाएगी फिर, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरनेशनल वैल्यू गिरे। एम आई करेक्ट? देखें ये सारी जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स है ना, ये बहुत महंगी हो गई हैं। तो अगर आप एक फैक्ट्री ज़मीन खरीद भी लेते हैं, ज़मीन खरीदने के बाद क्या होता है कि आप साले ज़मीनें खरीदी एक एक्स प्राइस में, उसकी आपने 25% आपकी एक जो इन्वेस्टमेंट की जो आपकी होती है ना, वो उसमें दे दी, फिर आपने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। समझ लें कि आपका पैसा जो है ना 75% तो कंस्ट्रक्शन में निकल गया, आपके पास फिर मशीन के लिए तो पैसा बचा नहीं। मशीन के लिए आप बैंक के पास जाते हैं बोरिंग करने के, पता चला वो तो 25% इंटरेस्ट रेट है, उस पर कौन बैंक से बोरिंग करेगा। फिर इसके बाद पता चला कि जब आपने बैंक से 25% में बोरो कर ली, तो आपने बोला रॉ मटेरियल मंगाना है, रॉ मटेरियल के लिए एलसी खोलनी है, बाहर वाले बोलते हैं हम तो पाकिस्तान की एलसी नहीं खोलते हैं, हम तो एलसी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अच्छा, फिर रॉ मटेरियल मंगाने के लिए आपको बैंक से बोरिंग करनी, फिर पता चला आपने 25% में। अब आप बताएं कि 25% में आपने मशीनरी ली बैंक से बोरो करके, 25% में आपने रॉ मटेरियल लिया, आप बताएं कि कौन ऐसा कारोबार करेगा कि जिसके अंदर इतना प्रॉफिट है कि बैंक को 25% दो, फिर अपने लिए भी करो और लोगों को तनख्वाह हो जाएं। नेक्स्ट टाइम दे हैव सेट द मॉनेटरी पॉलिसी, अभी क्लियर इंडिकेशंस आ गई हैं, IMF ने आपको बता दिया है कि यू विल हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू द ओपन मार्केट प्रिंसिपल्स एंड फ्री मार्केट, व्हिच मींस दैट whether we like it or not, the real interest rate will have to remain positive. That means your monetary policy is not going down. It's either going up or it's staying where it is. डॉलर की वैल्यू, Of course. डॉलर की वैल्यू भी अगर आप उसको मार्केट के ऊपर छोड़ देंगे, तो वो तो जाहिर बात है कि डिमांड एंड सप्लाई पे होगी, तो वो तो हाथ में ही नहीं आएगा, और हाथ में नहीं होगा। जैसे ही डॉलर की प्राइस बढ़ेगी तो आपका इन्फ्लेशन और बढ़ेगा, ये हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। फिर इसके बाद कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर को पता ही नहीं है कि भाई मैं क्या इन्वेस्ट करूं, और मेरा जो एंड ऑफ द डे मेरा डॉलर वहां सिक्योर है कि नहीं, क्योंकि वो डॉलर तो डिप्रिशिएट हो जाएगा ना उसका। और सेकेंडली, दे आर नॉट इकोनॉमिस्ट्स, इन्वेस्टर्स आर नॉट इकोनॉमिस्ट्स, they are in for this to make money. They are not going to listen to explanations, they are not here to listen to excuses, and they are not conciliatory towards you. Their system is simple. They've come here to make money. They don't make money. It's simple for them. They pack up and leave, and so many companies decided to leave on this very principle. They are not going to bluntly say to you that your country is not profitable. They'll simply say they are restructuring, reorganizing, or reimagining their organization. But in other words, nobody shuts down a money-making business. I can tell you about that. देखिए, मैं आपको बता दूं एक बात बड़ी अजीब सी. Every businessman does not understand the international business environment. कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट बिजनेसमैन होते हैं, तो दे नो देयर बिजनेस वेल, दे मे नॉट नो द डेप्थ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, दे मे नॉट नो द डेप्थ ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज देयर वर्क इज सिंपल एंड दे लाइक टू मेक सिंपल मनी, राइट?
So that means they are not economists, they are not thinkers, they are not visionaries, they are not. लेकिन देखें, मैं इसीलिए कोशिश करता हूँ कि विजनरी बिजनेसमैन को बुलाऊँ जो चीज़ को समझे। इसीलिए मैंने परवेज़ मद्रास वाला साहब को आज दावत दी, क्योंकि ये डेप्थ को समझते हैं। ही इज़ नॉट अ शैलो थिंकर। लेकिन प्रॉब्लम एक है परवेज़ मद्रास वाला साहब, आप थिंकर डीप हो सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली जो पैसे लगाने आ रहा है, ही इज़ नॉट डीप थिंकर। उसका वो, मैं हमेशा पढ़ता था, वो इन्वेस्टमेंट की किताब में लिखा होता, तो उसके इंटरेस्ट बड़े शैलो होते हैं। उस किताब में लिखा हुआ है कि ROI पॉजिटिव प्रोजेक्ट करना है, ROI नेगेटिव प्रोजेक्ट नहीं करना। There is absolutely no emotions involved. So the moment the finance guy tells these people, these international investors, they just, these people are not going by any whim. Whim नहीं है इनके यहाँ, मुझे लगता है, महसूस होता है। The email comes and the finance guy says that the ROI is negative, sir, do you want to sustain for longer? So the foreign investor or the person who's heading that, he has to give an explanation to the BOD. And the BOD will simply ask, are the shareholders making money or not? If not, they walk out of the country. Simple. And this happened in Pakistan's banking industry, as you must be aware. The moment Musharraf left, now he's no more in the world, but I'm just, for the era's sake, I'm telling you, you saw so many foreign banks going away from Pakistan. Simple. They said we lost money in the global economic meltdown. Pakistan is no longer a lucrative market. We are walking out. Is it correct? Yeah. बिल्कुल सही। They are not deep thinkers. देखें, वो कहते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी इशू है। देखें, वो जितनी भी वहाँ की जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना, उनके रिस्क एनालिसिस होते हैं, उनकी जो इंश्योरेंस होते हैं, उनके जहाँ भी ये बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी जहाँ भी इन्वेस्टमेंट होती है या शेयर होल्डिंग होती है ना, तो वो सारे रिस्क एनालिसिस होते हैं कि कंट्री का स्टेटस क्या है। और अगर उनका इंश्योरेंस कंपनी उसको सपोर्ट नहीं करता है उस रिस्क को ना, तो कहते हैं कि भाई हमारा फ़ायदा क्या है, क्योंकि वो फिर उसकी शेयर जो इंटरनेशनल मार्केट में जो उसकी शेयर की वैल्यू होती है ना, वो डिप होना शुरू हो जाती है कि यू आर इन्वेस्टिंग इन ए रिस्की एरिया। ठीक है ना, आप अगर रिस्की एरिया में आप अपनी गाड़ी भी रोज़ाना पार्किंग करेंगे ना, तो आपका भी इंश्योरेंस वाला जो है ना बोलेगा कि भाई आप रोज़ाना जो है ना आप इलाका गैर में गाड़ी लेके जाते हो, तो आपकी इंश्योरेंस की कॉस्ट है ना ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आप शहर में चलाओगे तो इंश्योरेंस की कॉस्ट कम होगी। तो ये तो सिंपल एक फार्मूला है ना। तो इसी तरह से जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है उनके लिए भी है ना रिस्क एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। ROI की जो बात करें, वो तो है ना कि जब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जब वो काम करता है, शुरू कर देता है, तब जब वो काम के लिए जब अपना पैसा लगाना शुरू करता है, तो वो रिस्क असेसमेंट करता है। वो देखता है कि यह कंट्री के अंदर क्या रिस्क है, और अगर वो इन्वेस्ट कर भी देता है तो उसकी एनालिसिस जारी रहती है। वो एक सिलसिला शुरू रहता है कि भाई वो चेक करते रहते हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं, पाकिस्तान के डॉलर का क्या सिलसिला चल रहा है, कि हाउ रिस्की इज़ द करेंसी। ठीक है ना, और आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, वो भी एनालिसिस में आती है। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं बहुत सारे MNCs वॉकआउट नहीं किए, तो मैं एक चीज़ ये भी आपके तवस्सुस से लोगों को बताना चाहूँगा। मैनी ऑफ दीज MNCs हैव लाइक मैनी टाइम्स इंक्रीज्ड देयर जिसे आप कहें इन्वेस्टमेंट हियर, इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट बिकॉज देव री इन्वेस्टेड इन दिस कंट्री, बट देव मेड सो मच मनी इन ईयर्स। इनमें से बहुत सारे MNCs का प्रॉफिट मार्जिन इतना ज़्यादा होता है ड्यू टू द रिस्क असेसमेंट ऑफ दिस रीजन, कि दे आर मेकिंग मैनी फोल्ड एज कंपेयर टू व्हाट दे आर इन्वेस्टिंग। तो इनका वॉकआउट करना इसलिए लॉजिकल नहीं है बिकॉज व्हेन दे आर अर्निंग रिटर्न्स दैट आर सो हाई, बट एवरीवन इजंट। बहुत सारा व्यापारी जो है 15-20% पे काम कर रहा है। एम आई करेक्ट? हर आदमी 200-300% पे काम थोड़ी कर रहा है। नहीं, देखें, वो जो बहुत ही मोनोपोली वाली आइटम होती है ना, उसके अंदर तो जाहिर बात है कि जो भी बाहर का फॉरेन इन्वेस्टर आएगा, अगर उसकी सिचुएशन मोनोपोलिस्टिक होगी, तो वो उसकी जो वो सस्ता क्यों बेचेगा? उसको पता है कि मेरे अलावा कोई और नहीं दे सकता है, तो सस्ता क्यों बेचेगा? वो अपना प्रॉफिट ज़्यादा, वो आया किस लिए यहाँ कंट्री में? ये इसलिए तो आया है ना कि भाई मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे पास ये प्रोडक्ट है और मैं ही ये प्रोडक्ट दे सकता हूँ, और पाकिस्तान में बेचूंगा, तो वो सस्ता क्यों बेचेगा? वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएगा। और हम पाकिस्तान में क्यों चाहते हैं यार, कोई भी कंट्री क्यों चाहता है कि यार फॉरेन इन्वेस्टर आए, हमारे लोगों को काम दे, हमारे काम करे? ठीक है, अगर वो पैसा ज़्यादा कमाता है, टैक्स भी तो दे रहा है ना, टैक्स देने के बाद अगर वो पैसा कमा के जा रहा है तो यार फाइन, क्या मसला है? और अगर आप ये इंसेंटिव देते हो उस कंपनी को, तो इसका मतलब है कि उसको देखा देखी में 4 और कंपनीज भी आएंगी। तो ये तो हमें उनको इंसेंटिव देना चाहिए। सिंपल एग्जांपल, अगर हम उसको इंसेंटिव नहीं देंगे, उसकी टांग खींचेंगे,
तो वो तो क्या है कि वो बातें वो उनके चैम्बर में जाके बातें बताएगा, उनके चैम्बर में बातें बताएगा कि यार पाकिस्तान में तो ये होता है कि आपने पैसा ज़्यादा कमाना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट ने आपकी टांग खींचनी शुरू कर दी, तो वो बोलेंगे नहीं 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 यार हमें तो नहीं जाना है पाकिस्तान। तो यार ये आपको उनको इंसेंटिव देना पड़ेगा। अगर वो पैसा ज़्यादा कमाते हैं, लेट देम रिपेट्रिएट देयर प्रॉफिट। इसमें क्या हर्ज है भाई, पैसा कमाया है वो कहीं भी ले जाए, हमें क्या है, हमें तो उसने टैक्स दे दिया, हमारे लोगों को उसने एम्प्लॉयमेंट दे दी, हमारे यहाँ वो चीज़ बना रहा है जो हम नहीं बना सकते। अगर आपको बनाना है आप बनाओ, आपके लोकल इन्वेस्टर को इतना प्रमोट करो कि वो भी उसकी टक्कर में देखो ना, वो आप चीज़ बनाए। स्टैंडिंग, मैं तो सिंपल सी एक अरेंजमेंट देखता हूँ। आई वॉक इन टू एनी सुपरमार्केट and I look at the 10 brands for all the things that I use, and I can assure you all of them are MNCs. मैं क्या कर दो सकता बड़ी हूँ? कंपनियां हैं उनकी तो आदि तो हाँ, बस समझ गया, मैं तो नाम नहीं ले रहा जानबूझ के, but you know they do. I mean, you touch any product and you turn it around, even if the name is localized, you will see their brand is over there. I don't want to name it, but you've already mentioned that they are giants in Pakistan. बिल्कुल। So you touch anything, even if you are going into any industry, from beverages to automobiles, all the brands, just something as small as beverages to something as as massive as automobiles, and you'll see that all the brands are foreign brands. बिल्कुल। They may have local partners, but they may have local employees, but they are foreign brands. हाँ ना, आप किसी भी चीज़ में चले, पानी, दूध, दही, अपने किसी भी वहाँ आप मल्टीनेशनल कंपनीज बिहाइंड है, तो जाहिर बात है कि देखें आप उससे आप हट भी नहीं सकते। दे आर सो बिग जाइंट, उन्होंने यहाँ पैसा लगाया काफी अर्सा भाई। बात है, पैसा लगाए भी रहे हैं, री इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, और उनको पता है कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इनकी चीज़ तो डेली 25 करोड़ लोग हैं, बिकेगी यार। शैम्पू बिकेगा, साबुन बिकेगा, टैक्स भी दे रहे हैं, बाय द वे। वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, वन ऑफ द बिगेस्ट क्या, सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स यही हैं। और सबसे बड़ा है कि उनकी बुक्स भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। तो आपको इन किस्म के जो इन्वेस्टर है ना, इनको तो यहाँ अट्रैक्ट करना चाहिए, इनको आपको लाना चाहिए। वो आपको जो इस किस्म के जो बड़े इन्वेस्टर हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, उनको शोकेस करना चाहिए दुनिया में। आप दुनिया में जाओ, एक रोड शो करो, बोलो कि देखो हमारे पास ये बड़े इन्वेस्टर यहाँ काम कर रहे हैं, आप भी आओ, हम आपको भी इन्हीं तरह से फैसिलिटेट करेंगे। और अभी एक बड़े अहम मुल्क के सिफारतकार ने कहा कि दे हैव बिकम द लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स इन पाकिस्तान। उनसे पहले मैं आपको वाज़े कर दूं, बरतानिया सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर था, बट अब थ्रू टाइम ऑफ कोर्स दे हैव बिकम द फॉरेन इन्वेस्टर्स। आई विल टेक देयर वर्ड फॉर इट। सेकेंडली, दे सेड दैट देयर इन्वेस्टमेंट हैज़ ग्रोन सब्सटैंशियली। I would like to request other countries also to think like this strategically. Unfortunately, the time has come. ऐसे मुश्किल हालात हो गए हैं, वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए। It would be below my dignity to ask someone, but जिस तरह के हालात इस मुल्क के हो गए, I think we all need some kind of extra support. But remember, there is no free lunch in this world. जी आप ऐड करें, बिल्कुल कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से। मैं कहूँगा कि भाई जो हमारे पास जो आप कहते हैं ना फॉरेन इन्वेस्टर हैं या फॉरेन कंपनीज हैं हमारे पास, ये बहुत कम है। हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारे पास जो पोटेंशियल है इस मुल्क में, हमारे पास जो इस मुल्क का अगर पूरा आप ऊपर से नीचे तक देखें जो पोटेंशियल है, जो हमारे पास यहाँ पॉपुलेशन है, इस हिसाब से तो बहुत ही कम है। इस हिसाब से हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। वो फॉरेन इन्वेस्टर, हमारे जो लोकल इन्वेस्टर है वो यहाँ से भाग के जो है ना बाहर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट को यहाँ सिक्योर नहीं समझते। तो मेरे ख्याल में तो जो है ना, हमें मेरा मैसेज ये है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि वो उसको कोई भी नहीं छेड़ सकता, कोई भी गवर्नमेंट आए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, वो उसको नहीं छेड़ सकती। आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी I think that's what they're working on. I have heard that they want to develop something. मीसा के मईशत होनी चाहिए, ठीक है ना। आपका जो बजट है या उसके अंदर जो भी पॉलिसीज़ हैं या टैक्सेशन के जो भी लॉज हैं, वो ऐसे होने चाहिए कि यार 5 साल के लिए फिक्स होने चाहिए। उसके अंदर आप जितना बड़ा बिजनेस करोगे, जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितनी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, वो टैक्सेशन जो है ना आपका कम होता जाएगा। इससे क्या है कि आपके फॉरेन इन्वेस्टर मजीद और आएंगे, वो कहेंगे यार अभी कॉर्पोरेट टैक्स आप देखो कितना है इस मुल्क के अंदर। पाकिस्तान इज गोइंग इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिए आपको ये पॉजिटिव डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, दुनिया में आपको
बताना पड़ेगा कि आपका जो भी एक्शन आप करते हैं वो आप अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है, आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपने बहुत ही स्टेबल अपनी पॉलिसीज़ बना दी हैं। अब स्टेबल पॉलिसीज़ जब होंगी तो वो बोलेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, अब हमने हमारा चीज़ें सही कर ली, हमने प्लेट सजा के ले ली, आओ और आके इस प्लेट में हमारे साथ शेयर करो, पाई बनाओ, बड़ी बनाओ पाई को, और आप इन्वेस्ट करो। आप जितना इन्वेस्टमेंट करोगे आप ले जाओ फ्रीली, यू कैन टेक रिपैट्रिएट योर इन्वेस्टमेंट, रिपैट्रिएट योर प्रॉफिट बैक टू योर कंट्री। या आप यहाँ अगर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करते हो हम आपको मज़ीद इंसेंटिव देंगे। अगर आप ये पैसा यहाँ रखते हो, ऐसा देखें उनको ऐसा फार्मूला दें, अगर आप ये पैसा यहाँ छोड़ते हो हम आपको और मज़ीद इन्वेस्टमेंट देंगे। तो इस तरह के हम आपको ज़मीन फ्री देंगे, हम आपको ये चीज़ें फ्री देंगे, हम आपको फिर मे बी दे कैन कीप देयर मनी इम्पोर्ट करने के लिए हम आप स्टिल भी आप अपना। और माइंड यू बहुत सारे मल्टीनेशनल्स ने पाकिस्तान में री इन्वेस्ट भी किया है। लेट मी बी वेरी फ्रैंक, दे गॉन इनटू मैसिव एक्सपेंशंस, मेनी ऑफ दीज मल्टीनेशनल्स हैव अर्नड फ्रॉम हियर and then they have reinvested here. They have repatriated, there's no doubt about it, but they have reinvested in Pakistan. They've opened new plants, new factories, so much new. जो इतना potential है, मतलब पहले अगर they were providing for let's say 10-12 crore people, today they are providing for 15 crore people, sorry 25 crore people. तो यही जो बड़े बड़े MNCs हैं इन्होंने एक्सपेंशन की है, ऐसी बात नहीं कि मैसिव एक्सपेंशन की है। वक्त मेरे पास मुख्तसर है और मेरे ख्याल गुफ्तगू काफ़ी मुफस्सिल हुई है, इनको ज़्यादा आना चाहिए प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ना सिर्फ कि ये अमूमन हम मईशत की भी बात करते हैं, लेकिन आज हमने पिन पॉइंट किया इशू को। अगर पहले देखो $70 बिलियन का नंबर था, अभी आई कैन टेल यू कि पाकिस्तान नीड्स समवेयर इन एक्सेस ऑफ $150 बिलियन इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इट्स नो जोक। There are only few identified areas where these people will come, and they already know their business. You don't teach me, you don't teach them, you don't teach me. They already know where they want to put their money, so don't school them on the issue कि जी come, and they already know. You just have to provide the environment, जैसे आज परवेज साहब ने बताया, you have to create this kind of congenial environment so that they come to this country. यहाँ पर भी wait for messages on Facebook। अली नासिर, my team को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।